इंडियन नेवी में हमारा अनुभव सबसे बढ़िया अनुभव ये रहा कि जब भारत सरकार ने मुझे इस योग्य समझा कि मैं भारत के लिए मिसाइल लेने जाऊं। ये बड़े गौरव की बात रही। पहाड़ के एक गांव में पैदा हुआ बच्चा इस देश की मिसाइलों के लिए गया। मैं गांव के स्कूल में पढ़ा था। मैं गांव की मेरे प्राइमरी स्कूल धरासू में पढ़ा था। इंदिरापुरी हमारी हाई स्कूल होती थी। वहां से पढ़ते हुए एक बच्चा अगर इस देश की मिसाइल की ट्रेनिंग के लिए विदेश जाता है, और फ्रांस में जाने के बाद मैं गांव गया स्विट्जरलैंड के। स्विट्जरलैंड पेरिस से बहुत नज़दीक है। मैं ट्रेन में बैठ के स्विट्जरलैंड गया था, और ये मेरा ऐसा अनुभव रहा क्योंकि जब हम छोटे थे तो उस समय हिमवती नंदन बहुगुणा जी कहते थे कि मैं उत्तराखंड को स्विट्जरलैंड बनाऊंगा। वो शब्द मेरे याद थे। उस परमात्मा ने, उस बद्रीनाथ ने जब मेरे को ये मौका दिया कि मैं स्विट्जरलैंड गया, और मैं स्विट्जरलैंड के गांव जाकर उस बात को समझा जो स्वर्गीय हिमवती नंदन बहुगुणा जी पूरा नहीं कर पाए। लेकिन उसको हमने संकल्प लिया है कि हम उत्तराखंड को फिर वही पंख लगाएंगे कि जो स्विट्जरलैंड में आज विश्व का हर व्यक्ति स्विट्जरलैंड जाने की इच्छा रखता है। इसी तरह से हमारा उत्तराखंड भी विश्व का हर व्यक्ति सोचेगा कि मैं उत्तराखंड में जाऊं। और मैंने ये अपनी माँ नेवी की बदौलत मांगा है, क्योंकि मैं 1980 में जब पाकिस्तान को अमेरिका ने F-16 प्लेन दिए थे, मैंने पहले भी आपको इस इंटरव्यू में बताया था कि उस समय बहुत चिंतित स्थिति हो गई थी, क्योंकि वो बहुत लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट होते थे, और वो हमारे हवाई जहाज जो उनके F-16 प्लेन थे वो हमारे रडार में नहीं आते थे, जो हमारे जहाज समुद्र में होते थे। उस चिंता को दूर करने के लिए मैं फ्रांस से मैजिक मात्रा मिसाइल लाया, जो इंफ्रारेड गाइडेड मिसाइल्स रही है। और उसमें मेरे को बहुत बड़ा अनुभव ये हुआ कि वहाँ पे हमें इराकी भाई भी मिले, हमें पाकिस्तानी भाई भी मिले। पाकिस्तानी भाई लोग कतार की फौज के रूप में वहाँ पे आए थे, और हमने वहाँ पे एक साथ एक एशियन के रूप में हम एक ऐसे दोस्त जैसे बनकर रहते थे, क्योंकि हमारी जो रंग था एक जैसा था, और वो रंग हमें एक दूसरे के नज़दीक लाता था। तब हमें मालूम पड़ता है कि जब हम विदेश की धरतियों में जाते हैं तो हमें पाकिस्तानी भी अपना लगता है। लेकिन यहाँ दीगर बात है कि हम धीरे धीरे ये चीज़ें अब देश समझने लग गए हैं, और पाकिस्तान के जो पूर्व प्राइम मिनिस्टर रहे हैं वो भी आज इस बात को कहते हैं कि हमारी भलाई तभी है। पाकिस्तान आज सोच रहा है कि अगर हम हिंदुस्तान के साथ मित्रता के साथ रहेंगे तब भी हम विकास कर पाएंगे, क्योंकि युद्धों से कभी देश विकास नहीं करता। तो जहाँ तक चीन का सवाल है, चीन की नेवी विश्व में नंबर 2 स्थान पे है। अगर अमेरिका के बाद अगर जो कोई किसी के पास एक पावरफुल नेवी है तो वो चीन के पास है। और जहाँ तक सवाल उठता है भारत का नेवी के मामले में हमारी जो पावर है वो 8वें स्थान पे है। तो नेवी पूरी तौर से अब उस कमी को, जो कमियां हमारी फोर्सेस में रही हैं, उनकी प्रतिपूर्ति के लिए संकल्पबद्ध है। हमारी सरकार इसमें पूरी तौर से चिंता करने में लगी हुई है, और जो कोई भी कमियां हमारे नेवी के रिक्वायरमेंट है, देखिए हमारे पास एक बहुत अच्छा अभी हमारी सरकार ने जो एयरक्राफ्ट कैरियर हमें प्रोवाइड किया है, ये हमारी महत्वपूर्ण ताकत है, और हम किसी भी हालत में दुश्मन से कमज़ोर नहीं है। और चीन के जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का जो जहाज़ आपने बोला है कि उसके पास हैं, तो हमारे पास भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के राइफल हमने फ्रांस से हासिल किए हैं, और हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इस मामले में बहुत ही सजगता के साथ राइफल को एक्वायर किया है, और उनकी मंशा है कि राइफल हिंदुस्तान की धरती पे ही इसका निर्माण हो, और इसकी तरफ सरकार कार्यरत है। देखिए हमने 71 वार में जब हम थे उस समय भी ऐसा लग रहा था कि हमारे साथ कोई नहीं है। उस समय जब हम ढाका को फतेह करने के दहलीज पे थे, उस समय अमेरिका पाकिस्तान को सपोर्ट करते हुए अपने 7वें फ्लीट के साथ हिंद महासागर में आ चुका था। लेकिन हम भयभीत नहीं हुए,
हमारी जो ताकत है, हमारा जो जज्बा है, उससे सारे विश्व के अच्छे अच्छे फौजें कांपती हैं। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ताकत हिंदुस्तान की फौज का जज्बा है, और वो जज्बा हमारा लाजवाब है। उसका मतलब इक्विपमेंट ताकत भी मैटर करती है, लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है जज्बा। और इस जज्बे का उदाहरण आपने देखा होगा कि कारगिल युद्ध में आपने दुश्मन हमारा चोटियों पे था, और पूरी तौर से वो नीचे की तरफ, हम उस चोटियों को हम चढ़ते हुए हमने फतेह किया। एक बहुत बड़ी बात, इतिहास इसमें स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया भारतीय फौज का ये इतिहास, क्योंकि पूरे विश्व ने दांतों तले उंगली दबा दी कि भारतीय फौज क्या जज्बा को सलाम करते हुए उन्होंने उनका लोहा माना, और आज सभी लोग हमारी फौज का सम्मान करते हैं और डरते भी हैं। हर फौजियों का सपना होता है कि वो कमांडो बने, क्योंकि कमांडो एक ऐसा शक्तिशाली फौजी होता है जो हर समस्या को हैंडल करना जानता है। और मैं गौरव के साथ कहता हूं कि हमारे जो जनरल पीके सिंह हैं, वो स्पेशल ट्रेंड कमांडो अमेरिका से आए हैं। वो हम उनके साथ मेरी बहुत अच्छी संबंध है, बहुत अच्छी मित्रता है, और मैं जब भी दिल्ली जाता हूँ, और आज वो हमारे देश में सरफेस और ट्रांसपोर्ट के मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन जो कमांडो है, कमांडो उनके द्वारा एक बहुत शक्तिशाली कमांडो फोर्स इस देश में बनी हुई है। और हम किसी भी सिचुएशन में, आप ये देखिए कि जब ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ था 1984 में, और फौजियों को गोल्डन टेम्पल के अंदर घुसना पड़ा, तो उस समय पूरे ऊपर से गोलियों की बौछार चल रही थी, और उन बौछारों के बीच में अगर कोई एंट्री कर पाता है तो वो हमारे कमांडो होते हैं। कमांडो एक ऐसी फौज की यूनिट होती है जिसको कि आप कुछ भी ये समझिए कि वो हमारे फौज के भीम होते हैं, वो हमारी फौज के अभिमन्यु होते हैं, वो हमारी फौज के अर्जुन होते हैं, जिनको हर युद्ध की कौशलता में निपुणता होती है। देखिए, भारत जो स्पेस टेक्नोलॉजी में हम उतना सफलता हमने हासिल नहीं की है जितनी अमेरिका को है। अमेरिका ने नासा के माध्यम से स्पेस में पूरा अपना कब्जा कर रखा है, ये मान के चल रहे हैं हम। और उस नासा में जो देखिए आप, जितनी भी सफलताएं, चाहे चंद्रमा में जाने की सफलता हो, चाहे मंगल में जाने की सफलताएं हो, वहाँ भी भारतीय आपने याद होगा आपको कि चावला किस तरह से इनके नासा में उन्होंने काम किया था, कितना बड़ा नाम हुआ था उनका। उनको हम नमन करते हैं, वो जहाँ भी उनकी आत्मा को भगवान शांति दे। इसी तरह से हमारे कई लोग नासा में काम करते हैं, और लेकिन हमारा जो इसके लिए एक बहुत बड़ा बजट चाहिए, और धीरे धीरे वो ताकत हमारे पास आएगी जब हम आर्थिक रूप से इतने मजबूत होंगे कि हम स्पेस में भी अपने पूरे, हमारे पास वैसे तो लॉन्चिंग फैसिलिटी सब कुछ है। श्रीहरिकोटा से हमने कई स्पेस क्राफ्ट उड़ा लिए हैं, और स्पेस ने जिसका कब्जा होगा वो विश्व में कब्जा करेगा, क्योंकि स्पेस के माध्यम से चाहे वो कम्युनिकेशन सिस्टम हो, चाहे वारफेयर सिस्टम हो, चाहे फोटोग्राफी, जो कुछ जो आज ली जा रही है। आज जैसे अमेरिका हमारी हर गतिविधि पे स्पेस के माध्यम से ही नज़र रखा हुआ है, लेकिन हमें इसमें हम किसी भी तरह से अपने को कमज़ोर नहीं समझ रहे। हम धीरे धीरे इसकी तरफ जा रहे हैं, और मजबूती से भारत के कदम इसकी ओर बढ़ रहे हैं। हमने जो सोलार एनर्जी है, हमने सोलार एनर्जी के माध्यम से नेवी को सेल्फ डिपेंडेंट, हमने बाहर से सप्लाई का अब हम डिपेंड नहीं हो रहे हैं। हमारे जितने, क्योंकि जिस तरह से हमारे जहाज, लड़ाई में जहाज हो गए, और हमारी सबमरीन हो गई, हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर हो गए, फ्रिगेट्स हो गए, ये तमाम जब हम युद्ध में जिनको यूज़ करते हैं तो इनका रख रखाव के लिए हमारे डॉक होते हैं।
और जब हम पीस टाइम होता है तो हम अपने जो बंदरगाह हैं, बंदरगाह हमारे जहाँ पे हम इनको खड़े करते हैं, वो भी एक महत्वपूर्ण भूमिका उनकी होती है। वहाँ पे कई हमने समुद्र के किनारे अपनी बैटरीज बना रखी हैं, जहाँ पे हमने तोप लगा रखी हैं, मिसाइल्स फिट कर रखी हैं, जिससे कि मेरा देश सभी तरह से, चाहे जो हमारी सीमाएं समुद्र में है, इससे सुरक्षित रहें। और इस सुरक्षा के लिए आज नेवी पूरी तौर से तैयार है और किसी भी तरह का जो दुश्मन की जो मंशा है, उस पे हमने पानी फेरने की पूरी ताकत आज हमारे पास है। जहाँ तक आपने सवाल बोला कि इलेक्ट्रॉनिक जो वारफेयर है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण वारफेयर हो चुका है आज की तारीख में। ये हम जब इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर इक्विपमेंट्स में जब जाते हैं तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि हम दुश्मन के जो सिग्नल्स हैं, जो सिग्नल इक्विपमेंट हैं, जिससे वो बातचीत कर रहा है आपस में, जिससे वो हमारे एक लोकेशन पता कर रहा है, जिससे वो हमारे को ट्रैक कर रहा है, उन इक्विपमेंट को हम किस तरह से जाम करें। और वो जामर हमारे आज से नहीं, 1980 से हमने अपने देश में बनाने शुरू कर दिए हैं। हमारी DRDO की जो यूनिट हैदराबाद की है, वो इतनी महत्वपूर्ण यूनिट है जिसने इलेक्ट्रॉनिक जामर बनाकर दुश्मन के 71 वार में छक्के छुड़ा दिए थे पाकिस्तान के। और वहाँ पे हमने किस तरह से उनके जितने भी इवन जो उनके पोर्ट्स पे, उनके बंदरगाहों में जो उनके रडार लगे हुए थे, उनको भी नाकाम करते हुए हमने कराची में गोलाबारी की और हमने ढाका को जीता। उस समय ये नेवी की बदौलत ही हमने ये किया है।